मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद नईम कुमार। इस वक्त मैं ब्लू डायमंड फंक्शन हॉल में बैठा हुआ हूँ और मेरे साथ हमारे जो सो नौजवान हमारे अजबत ख़ान हैं, जो सो ये कोरोना की वबा के दौरान ऑक्सीजन की फराहमी के अहम काम को अंजाम दे रहे हैं। उनके साथ 40-50 नौजवानों की एक टीम है जो गुज़िश्ता एक माह से मुसलसिल सरगर्म है और जहाँ भी कोविड के मुतासरीन हैं जिनको ऑक्सीजन की जो सो मुश्किल पेश आ रही है, ऑक्सीजन की ज़रूरत लाक हो रही है, ये लोग जो सो उनको ऑक्सीजन फराहम कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत से लोग भी हैं जो सो ऑक्सीजन फराहम कर रहे हैं, लेकिन जो सो उनके पास जो सो ऑक्सीजन की रीफिलिंग कराने का जो सो मामला जो सो मुश्किल हो रहा था उनके लिए, तो उनके लिए भी जो सो रीफिलिंग की सहूलत अजबत ख़ान ने फराहम की है। मोहतरम नाज़रीन, हमारे लिए अल्लाह ताला ने दो हुकूक मुख्तस किए हैं, एक हुकूक अल्लाह और एक हुकूकुल इबाद। हुकूक अल्लाह जैसे कि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये जो सो ऐसे हुकूक है जो अल्लाह के इख्तियार में है और अल्लाह ताला इन हुकूक को अगर चाहे तो माफ़ कर सकता है और चाहे तो इसकी जवाबदेही तलब कर सकता है। लेकिन हुकूकुल इबाद एक ऐसी चीज़ है जिसकी जवाबदेही इंतहाई लाजिम है और बराबर इसके ताल्लुक़ से सवाल किया जाएगा। हुकूकुल इबाद में ये पूछा जाएगा, तेरा पड़ोसी भूखा था, परेशान था, जो सो और मुश्किलात का शिकार था, तूने उस वक्त उसकी मदद की या नहीं की, ये सवाल हमसे बराबर किया जाएगा। ये हुकूकी अदम अदायगी पर हमको इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। और हुकूकुल इबाद में जो सबसे अहम हुकूक है वो है बीमार की तीमारदारी और जो सो मरहूम के जो सो अफराद ख़ानदान से ताज़ियत, ये बहुत अहम जो सो अहमियत की हामिल जो सो चीज़ें हैं। इसमें बीमार की तीमारदारी बहुत ही अहमियत की हामिल है। अगर हमारे अतराफ़ में बस्ती में कोई बीमार होता है और उसके पास इस्तिताअत नहीं होती, वो मुश्किलात का शिकार रहता है, इलाज की सहूलत हासिल नहीं कर सकता, तो उसको इलाज फराहम करने की जिम्मेदारी हम पर आयद होती है। कोरोना की वबा खैर की मानव जिससे हम पर मुसलत हुई थी, तशवीशनाक सूरत हाल थी, इंतहाई अबतर हालात थे, बेशुमार अमवात हो रहे थे और जो सो कई लोग ऐसे थे जो सो कोरोना से मुतासिर हो गए थे, दवाखानों का रुख कर रहे थे, लेकिन वहाँ बेड दस्तियाब नहीं थे, ऑक्सीजन की जो सो मुश्किल पेश आ रही थी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, ऑक्सीजन को तलाश किया जा रहा था, लेकिन उस वक्त ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से कई लोगों ने दम तोड़ दिया। ये बहुत संगीन सूरत हाल थी। ऐसे मौके पर ये नौजवान जिनके साथ मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ, मैं काबिल सताइश समझता हूँ इन नौजवानों को, इनको मुबारकबाद देता हूँ और इनके जो सो इस कारकर्दगी को मैं सलाम करता हूँ कि गैर मामूली जो सो उन्होंने खिदमत अंजाम दी और जो सो ऑक्सीजन सिलेंडर्स का जो सो इंतज़ाम किया। जब हम बात कर रहे हैं तो हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि बिल्कुल एक छोटा सा काम है, बस हो गया, लेकिन जो सो इस ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जो सो इंतज़ाम के लिए जो सो इन लोगों को किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्या क्या तकलीफ़ें झेलनी पड़ी, जो सरमाए का जो सो मालिया का जो इंतज़ाम किस तरह करना पड़ा, ऐसे बहुत से सवालात हैं जिसका जो सो जवाब हमको जो सो तलाशना है और इन नौजवानों की जो सो हौसला अफजाई करना है। मेरे साथ जो सो अजबत ख़ान है, मैं उनसे बात करूँगा और पूछूंगा कि ये ख्याल ऑक्सीजन की फराहमी का ख्याल इनके जहन में कैसे आया। अजबत खान साहब, ये जो आप जो ऑक्सीजन की फराहमी का जो सिलसिला शुरू करें, मैं समझता हूँ करीब एक माह होगा, तो ये ख्याल आपके जहन में कैसा आया कि ऑक्सीजन की सहूलत फराहम करना चाहिए? ये एक ख्याल नहीं था, ये लोगों की एक ज़रूरत थी। जिस तरह लोग ऑक्सीजन के लिए दर बदर भटक रहे थे, सिलेंडर्स के लिए भटक रहे थे, जैसा मुश्किलात का उन लोग को सामना करना पड़ रहा था, तो मैं अपने कॉन्टैक्ट से, अपनी मेहनत से ये ऑक्सीजन को कहाँ से मिल सकता है या कहाँ से रिफ़िल हो सकता है, ये सारे अपने कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करा। कई सारे मेरे टीम के मेम्बर्स हैं, कई सारे मेरे दोस्त हैं, अफराद हैं जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में और हैदराबाद से, नांदेड़ से, बेंगलुरु से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, उन लोगों को सबको मैं अलर्ट करा और जहाँ से भी पॉसिबल हो सका मैं स्टार्टिंग के टाइम पे तो ऑक्सीजन का, जैसा कोविड का सेकेंड वेव जब स्टार्ट हुआ था, ऑक्सीजन सिलेंडर्स तो छोड़िए, ऑक्सीजन का ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। ना निज़ामाबाद में मिल रहा था, ना आसपास के कई डिस्ट्रिक्ट में मिल रहा था। उस वक्त हम तेलंगाना में हैदराबाद जाकर वहाँ से जडचल्ला से रिफिलिंग कर रहे थे, जल्लापल्ली से रिफिलिंग कर रहे थे, पटानचेरू से रिफिलिंग कर रहे थे। बाद में 2-3 दिन गुजरने के बाद ऐसा हुआ कि वहाँ पर भी शॉर्टेज स्टार्ट हो गया, तो उसके बाद हम अदर स्टेट से लेना स्टार्ट करें। हम लोग कर्नाटक से जाकर रिफिलिंग कराकर यहाँ पर निज़ामाबाद में लोगों को दे रहे थे, ना कि निज़ामाबाद के डिस्ट्रिक्ट में जितने भी आसपास के गांव ताल्लुक़े जो है, हम वहाँ पर हर जगह ऐसा फ्री ऑफ कॉस्ट में हम ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे थे।
ये जो ऑक्सीजन आप फराम कर रहे थे, जुमला कितने सिलेंडर्स जो सो आपके रोज़ाना इस्तेमाल में आ रहे थे, कितने जो सुने कि कितने ऑक्सीजन आप जो सो फराम कर रहे थे लोगों को? देखिए, जब वेव 1 में हम लोग सिलेंडर जब मैं परचेस कर रखा था, वो बिल्कुल 25 सिलेंडर्स थे, और वो 25 रहने के बाद भी उतनी सिलेंडर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती थी वेव 1 में। वेव 1 में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था और बीमारी इतनी तेज़ी से फैली भी नहीं थी। बट ये जो वेव 2 है, एक किस्म का एक डर, खौफ और ये जो मौत का मंज़र ये वेव 2 लेकर आया है पब्लिक के अंदर। जो सांसों की तकलीफ़ हो रही है, हॉस्पिटल्स में बेड्स की अवेलेबिलिटी नहीं रही है, हॉस्पिटल जाने के बाद भी है सो पेशेंट को ले रहे नहीं, कि बता रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, बाइपअप मशीन नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है, तो लोग घर पर इलाज कर रहे हैं। तो हम लोग 25 सिलेंडर्स हमारे पास थे, मगर वो बस नहीं हो रहे थे। उसके बाद हम कुछ डिपॉजिट कर एक 35 सिलेंडर्स हम किसी और कंपनी से लिए। उसके बाद एक और 60 सिलेंडर की परचेजिंग कर जुमला हम लोगों के पास 100 से 110 के बीच में सिलेंडर्स है। इसके बावजूद भी हमारे पास सिलेंडर्स कम पड़ रहे। तो जिस अफराद के पास सिलेंडर है, हम उनसे ये बोल रहे हैं कि आप सिलेंडर लाकर हमको दे दीजिए। हमारे पास के सिलेंडर सारे पेशेंट्स को चले गए। उसके बाद जैसा भी हो सकता आसपास के प्लांट से रिक्वेस्ट कर हमको रिफ़िल कर दे रहे हैं, या नहीं तो हम जैसा हमारी गाड़ी अदर स्टेट जा रही है तो 1 दिन का टाइम लग रहा गाड़ी जाना, रिफ़िल होकर यहाँ पर आना, क्योंकि प्लांट्स पे भी गाड़ियों की 2-2 किलोमीटर की लाइन लग रही है। हमारा नंबर आए तक बच्चे धूप में बैठना, रोज़ा ऐसा हो जा रहा कि शहर भी कभी रोडों पे ही हो जा रही, इफ्तार भी हमारी टीम का रोडों पे हो जा रहा है। नाज़रीन, बहुत ही अहम बात है यहाँ पर। देखिए कि बात मैंने कहा कि जो सब बिल्कुल छोटे अंदाज में ऑक्सीजन दे रहे, लेकिन ये ऑक्सीजन को किस तरह हासिल किया जा रहा, किन तकलीफ़ों का सामना किया जा रहा, ये बहुत अहम है। ये सोचिए कि जो सो जड़चल्ला हैदराबाद, ये तो करीब के मामले दूसरे स्टेट से जो सो जाके, जैसा कि कर्नाटक है, बहुत तवील फासला है, करीब 800 से 900 किलोमीटर का जो सो सफ़र तय करना है। फिर वहाँ जाके जो सो, जैसा कि हम बता रहे हमारे जो सो अजवत साहब, कि जो सो 2 किलोमीटर तवील लाइन, फिर रोज़ेदार बच्चे, नौजवान बच्चे लाइनों में ठहरे हुए, भूखे प्यासे, रोज़ी की हालत में, चिलचिलाती धूप में, और जो सो वहाँ पर फिर जो सो ऑक्सीजन लेके आ रहे हैं, और उसमें जो सो उनको कोई आमदनी नहीं, कोई नहीं, सिर्फ अजर अल्लाह देगा, इसका जो सो सिला सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात देगी। यही जो सो उनका जो सो नज़रिया है, यही सोच के साथ जो सो नौजवान काम कर रहे हैं। मैं वाकई काबिल सताइश और काबिल मुबारकबाद समझता हूँ नौजवानों को। जी, आप बात जारी रही। जी, वही तो मैं इस टीम को, इस काम को आगे बढ़ाने के लिए मैं मेरी टीम का, मेरे दोस्तों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ना सिर्फ ऑक्सीजन फराख्त करने में जो गाँव से लोग आते हैं, बेड्स के लिए परेशान होते हैं, उनको हॉस्पिटल्स का आइडिया नहीं होता, उनको पता नहीं कोविड सेंटर कहाँ है, उनको पता नहीं कि डॉक्टर कहाँ है, पल्मोलॉजिस्ट कहाँ पर है, फिजिशियन कहाँ पर है, वो लोग दर बदर भटकते हैं। कई ऐसे 2 केसेस हमारे सामने ऐसे हुए कि हॉस्पिटल के लिए निज़ामाबाद तो वो लोग आगे, पर मालूम नहीं उनको कौन से हॉस्पिटल जाना। उसी दौरान रास्ते में कई पेशेंट अपना दम तोड़ चुके हैं। तो इसके साथ साथ हम लोग लोगों को एक फ्री हेल्पलाइन, हमारे पास से एक नंबर हम रखे हैं, ताकि वो अमजद भाई हमारे डील कर रहे हैं। आसपास में कहीं पर भी बेड्स की अवेलेबिलिटी हो, जब पेशेंट को ऑक्सीजन बेड चाहिए या बाइपअप बेड चाहिए या वेंटिलेटर बेड चाहिए, पेशेंट के सैचुरेशन के ऊपर डिपेंड करते हुए, उनकी HRCT रिपोर्ट देखते हुए हम उन लोगों को बेड कहाँ पर और कौन सा हॉस्पिटल बेस्ट रहता हम लोग सजेस्ट कर रहे हैं। और मैं सारे मेरे दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ, मेरे टीम मेंबर्स का शुक्रगुजार हूँ। ये काम को स्टार्टिंग करने में तो ऐसा दिखा कि भाई बस हो जाएगा, जैसा सिलेंडर्स आते जा रहे, रिफिलिंग का प्रॉब्लम हो जाते या होते रह रहा। तीन गाड़ी हम लोगों के पास, जो टाटा एस, जो मैजिक बोलते हैं ना, वो है। कोई एक प्लांट पे अवेलेबिलिटी हम चेक करते हैं कि कौन इस वक्त अर्जेंट गैस देने में इंटरेस्टेड है। क्यों बोलता है, ऐसा हो जाता है कि गाड़ी जाकर 1-1, 2-2 दिन वहाँ पर रुक जाती कि वो लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारे पास लिक्विड नहीं है, हम ऑक्सीजन बाद में देते। तो हम लोग पहले से ही बना लेते हैं कि आज ये गाड़ी यहाँ जाएगी, कल वहाँ पर जाएगी, परसों दूसरे स्टेट पर जाएगी। बस एक दिन में हम लोगों को 3 गाड़ी हम यहाँ से निकालते हैं, जिसमें 30 to 35 सिलेंडर्स रहते हैं। तो जाना, रिफिल होकर आना, ऐसा नहीं है कि आए स्टॉक करके रख दिए। इतना ईगरनेस है। फिलहाल तो वबा कम हो चुकी है, पेशेंट्स रिकवर हो रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं, बट डॉक्टर उन लोग को ये सजेस्ट कर रहा है कि डिस्चार्ज होने के बाद भी आप एक 15 to 20 डेज है ना, आप ऑक्सीजन पर रही है, जिसकी वजह से लोगों की नीड अभी और ज़्यादा बढ़ गई है ऑक्सीजन की। तो हम लोग और कोशिश कर रहे हैं कि कुछ और सिलेंडर्स बढ़ाएं और टीम को और मेहनत करना पड़ेगा। एक सवाल मैं आपसे करूंगा कि जब ये मामला आप जो कर रहे हैं, जैसा कि आपके बात से अंदाज़ा हुआ कि कम से कम रोज़ाना 100 सिलेंडर आपको देना पड़ रहा है पब्लिक में, तो ये तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे, कोई एक पैसा नहीं ले रहे इसका। तो यहाँ पर जो है, जो इंतज़ाम कर रहे हैं आप लोग, इसके लिए मालिया कहाँ से आ रहा?
यानी कि जो अखराजात आपको जो गाड़ियाँ भेजना है, सिलेंडर की रिफिलिंग कराना है, फिर तकसीम करना है, तो इसके लिए दोस्तों आपको अखराजात होंगे। तो मैं सवाल करूँ कि क्या निज़ामाबाद के सरमाएदार अफराद आपकी कोई माली ताउन कर रहे हैं आप लोगों का? देखिए, इसमें किसी की फंडिंग नहीं है, ना हम लोग किसी से चंदा ले रहे हैं। जो भी है ये पर्सनल है। एक ख्याल मेरे अंदर कैसा है कि रमज़ान के फर्स्ट अशरे में मेरे दोस्त बड़े भाई के जैसे थे, जो सेहतमंद थे, शायद आप लोग भी सुने होंगे, दाऊद नाम था उनका इंतकाल हो गया। तो उनका इंतकाल हो गया, वो एक इबरत ऐसी मिली उनके इंतकाल से कि भाई इंसान इतना सेहतमंद है, इतना ताकतवर है, चले गया, ना उसका घर उसके काम आया उतनी मेहनत से बनाए, ना गाड़ियाँ उसके काम आए, ना कार उसकी रही, सब चीज़ वहीं पर रह गई। वो इंसान चले गया। उसके बाद जैसा कि अपनी जो पर्सनल सेविंग रहती, जो अपने गैजेट्स रहते, गाड़ी रहती, कार रहती, जो अपनी सेविंग इंसान जो कर रखा, जैसा कि मैं बॉडी बिल्डर हूँ कि मैं एक सीज़न में आने के लिए मैं 1-2 साल पहले की सेविंग रखता हूँ, क्योंकि स्टार्ट करना है बोलते हो। जो अपना पर्सनल सेविंग जो मैं बॉडी बिल्डिंग का ख़र्चा रखा था, कुछ गाड़ी भी लिया था, वो सारे मैं निकाल कर ऐसा ऑक्सीजन के लिए लगा दिया उसको। बहुत बहुत मुबारक। आपके जज्बे को जो है सो वाकई काबिल सताइश माना जाएगा। मैं मुबारकबाद देता हूँ। इसका अजर तो कोई इंसान आपको दे नहीं सकता, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह ताला इसका आपको बेहतरीन अजर आपको और आपके साथियों को देगा। इंशाल्लाह जो सो आपने बहुत ही बड़ी खिदमत अंजाम दी है। आपने मिसाल दी दाऊद की, नौजवान बच्चा, बहुत ही हेल्थी, बहुत ही मजबूत, खूबसूरत बच्चा, और जो सो अचानक ही जो सो कोरोना का शिकार होकर फौत हो जाते हैं। तो जैसा कि अभी अजवत खान ने बताया कि अपने साथ क्या लेकर गए, कुछ नहीं, मालो ज़र तो यहीं छोड़ दिया। ये मालो ज़र आपके क्या काम में आएगा? ये जो सो आपको जाना है तो अपने अमाल को लेके जाना है। जैसा कि आज ये नौजवान जो सो फिक्र करते हुए लोगों की ज़िंदगी बचाने की फ़िक्र कर रहे हैं, ये नौजवानों के ये अमाल इंशाल्लाह इनके साथ जाएंगे और उसको जो सो आखिरत में कामयाबी के ज़ामिन बनेंगे। ये जो मामला थे इनके, और जो सो लेकिन जो मालो ज़र जो इनके पास है, ये जो सो इनके साथ जाने वाला नहीं है। तो यही सोच के अजवत खान ने अपना सरमाया ये जो सो ऑक्सीजन की फराहमी में खर्च कर दिया। बहुत बड़ी बात है। और जो सो सबक आमोज़ भी है उन तमाम लोगों के लिए जो मालो ज़र के मालिक हैं, असासाजात के मालिक हैं, साहिब सरवत हैं, लेकिन जो सो इस वक्त खामोश तमाशाई बने हुए हैं। याद रखिए, अल्लाह इस ताल्लुक़ से आपसे बराबर सवाल करेगा, पूछेगा कि जो सो वबा चल रही थी, बेशुमार लोग गुर्बत का शिकार थे, परेशान हाल थे, ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, दवाखाने के अखराजात की ज़रूरत थी। आप ये सोचिए कि एक शख्स दवाखाने में शरीक हो रहा है, 5-6 लाख रुपए, बातों का तो ये भी सुना 9-9, 10-10 लाख रुपए जो सो अखराजात हुए हैं। सोचिए कि आदमी जो सो कितने दिन जो सो मेहनत करने के बाद इतनी बड़ी सेविंग करता है, वो सेविंग एक झटके में निकल जा रही है। और जो सो जिसके पास नहीं है वो तो जो सो सिसक के दम तोड़ रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में मैंने इससे पहले एक अपील की थी सोशल मीडिया के ज़रिए कि निज़ामाबाद में एक कोविड सेंटर की ज़रूरत है। आप समझते हैं वबा ख़त्म हो गई, बेशक थोड़ी कमी हुई है, लेकिन वबा अभी ख़त्म नहीं हुई। कभी भी अगर एक झटका आ सकता है। हालात ख़राब हैं, एहतियात ज़रूरी है, मास्क का लगाना ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंस की भी ज़रूरत है, और साथ के साथ एहतियाती इक़दाम की भी ज़रूरत है। जैसा कि अजवत खान ने बताया, सेहतियाब होने वाले लोगों को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि अब फिर मुतासिर होने वालों के लिए भी ऑक्सीजन तैयार रखने। उसी तरह यहाँ पर निज़ामाबाद शहर के अंदर एक कोविड सेंटर की ज़रूरत है। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोविड सेंटर इसलिए ज़रूरी है कि बेशुमार गरीब लोग, मुतवस्सित लोग जो सोने के इसी से गुजार लेते हैं ज़िंदगी, लेकिन उनके पास कोई सरमाया नहीं होता, उनके लिए जो सो इलाज फिलफोर इब्तदाई तिब्बी इलाज जो सो मिलना ज़रूरी है। और वो जो सो दवाखानों के जाने के मुतामिल नहीं होते, दवाखाने में जाके परेशान हो रहे हैं, घरां बिक जा रहे हैं, जेवरां बिक जा रहे हैं, सूद के कर्जे हो जा रहे हैं, हालात बहुत बुरी है। तो निज़ामाबाद के साहिब सरवत लोगों को आगे आने की ज़रूरत है, जमातों को आगे आने की ज़रूरत है, तंजीमों को आगे आने की ज़रूरत है। एक कोविड सेंटर डालने की शदीद ज़रूरत है और बहुत ज़रूरी है। ज़िला कलेक्टर साहब ने भी जो सो इससे पहले तयक़ुन दिया था कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ती है तो हम जो सो इजाज़त देने के लिए तैयार है। और मैं देख रहा हूँ कि लोग जो सो आगे बढ़ के जो सो कोविड सेंटर लगाने के बजाय जो है सो हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि कोविड सेंटर लगाओ। भाई ऑलरेडी दवाखानों में गवर्नमेंट चला रही है, वो जब गवर्नमेंट से नहीं हो सक रहा है तो उन्हें जो सो ये अपील कर रही है कि जो सो आप भी अपने तरफ से कुछ कीजिए। जो गवर्नमेंट को करना है कर रही, सरकारी दवाखानों में कर रही, खान की दवाखानों में कर रही। तो ये सूरत हाल ऐसी है। तो मैं यहाँ पर अजवत खान से सवाल करूँगा कि आप लोग आगे चल के अगर ज़रूरत में खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला इस वबा को ख़त्म करे, अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो क्या कोविड सेंटर डालने का ज़हन बनाएंगे आप लोग?
जी ज़रूर, इंशाल्लाह कि एक बात तो अपने दिमाग में बिठा लेना ये ज़रूरी है कि वेव सेकंड चले जाने के बाद ये बीमारी ख़त्म हो गई, थर्ड वेव के टाइम पे आने के टाइम पे आएगी, ऐसा नहीं है। कोविड एक ऐसी बीमारी है, इसके साथ हमको जीने की आदत डाल लेनी है। जैसा बुखार, सर्दी, खांसी है, नॉर्मल फ्लू है, कोविड भी अपने पास आ चुका है, ये आ गई सो बीमारी अब जाने वाली नहीं है। इसके लिए हमेशा हमको तैयार रहना है। कोविड सेंटर की निज़ामाबाद में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसको डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई सारे सो कॉल्ड लोग आगे भी बढ़े, पता नहीं क्या उन लोगों के पर्सनल मजबूरियां थे, क्या सारी चीज़ें। खौफ, अगर हमारे कोविड सेंटर के अंदर कोई मर गया तो क्या होगा, अरे खौफ, कोई अंदेशा क्यों? ये मैं बोल रहा हूँ कि जो क्या दवाखानों में नहीं मर रहे लोग, सरकारी दवाखानों में मर रहे, बड़े बड़े खान की दवाखानों में, कारपोरेट हॉस्पिटल्स में जो लोग मर रहे हैं, तो यहाँ पर भी अगर कोई मरता है तो कोई तनाज़ा बनने वाली बात नहीं है। ये डर खौफ को निकालना है हमको। खौफ अंदेशों का शिकार रहेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कोविड सेंटर का ऐसा नहीं है कि हम लोग वेंटिलेटर आप लोग अरेंज करो, बाईपैप मशीन अरेंज करो, एटलीस्ट बेड्स अरेंज करिए, आप ऑक्सीजन अरेंज करिए, जनरल मेडिसिन अरेंज कीजिए। जिसके पास पैसा है, हाँ, जिसके पास पैसा है वो तो कहीं पर भी जाकर वो लोग अपना इलाज कराते हैं। जिसके पास पैसा नहीं है, वो लोग को बीमारी आई तो वो लोग कहाँ जाना। ये सवाल है। हाँ, 25 से 30 हज़ार वो लोग को हो रहा है, वैसे भी वो लोग घर में मर रही है। हाँ, अगर आप लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो रहा है, अगर पेशेंट का अगर कंडीशन ज़्यादा ख़राब है तो हम लोग वहाँ पर रिफ़र कर सकते हैं। एटलीस्ट फर्स्ट एड जो रहता है, पहली मदद जो बोल सकते हैं, वो पहली मदद तो हम लोग कोविड सेंटर के ज़रिए दे सकते हैं। रिपोर्ट चेक करेंगे उनके, अगर ज़्यादा है वो लोग को, अगर वेंटिलेशन की ज़रूरत है तो कहीं और रिफ़र करेंगे। बट ऑक्सीजन से अगर पेशेंट ठीक हो सकता है तो अपन उसको अपने अंडर लेकर कोविड सेंटर में ठीक कर सकते हैं। एक कंडीशन बना ले, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मौत हयात का देना अल्लाह के हाथ में है। क्यों बोलते, मौत से पहले मौत नहीं है, मौत के बाद जिंदगी नहीं है। ठीक है, वो सोचकर अगर आप लोगों की, आवाम की खिदमत करने से डर रहे हैं तो ये गलत है। ऐसा नहीं है, आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। मौत हयात का देने वाला अल्लाह है, इज्जत जिल्लत का देने वाला भी बेशक अल्लाह है। ऐसा हम कर देंगे, कुछ मर जाएंगे, हमारा नाम खराब हो जाएगा, ये नहीं। लोग अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो जो अच्छा बोलने वाला है तो वो अच्छा बोलेंगे ही। बुरा सुनने के बाद बुरा बोलने वाला, उसके सामने हजार आप आपकी अच्छाइयाँ रखे, वो बराबर बुरा बोल कर जाएगा। आपको बस ये करना है कि आपको बस तय करना है कि हमको ये कोविड सेंटर डालना है, बस आगे बढ़ जाना है। ये मत सोचो कि सोसाइटी क्या बोलेगी, लोग क्या बोलेंगे। आपको अगर दिल में है, आपके अंदर अगर जज्बा है खिदमत करने का, आप आगे बढ़ जाइए। और रही बात ऑक्सीजन की, बहुत सारे लोग मेरे को कांटेक्ट करें, हम बेड्स ले लेंगे, सब सारे चीज़ें कर लेंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो कैसा। तो मैं उन लोगों से बोल रहा हूँ, ऑक्सीजन का कितना भी शॉर्टेज हो जाओ, या इस डिस्ट्रिक्ट में शॉर्टेज हो जाओ, या स्टेट में शॉर्टेज हो जाओ, या आसपास के 4 स्टेट में शॉर्टेज हो जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी समझ भी रखता हूँ कि कहाँ से काम लो, और मेरे पास वैसे कॉन्टैक्ट्स भी है। आप लोगों को ऑक्सीजन की इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगी। कितना भी शॉर्टेज में जाओ या कितना भी ब्लैक में जाओ, मैं बड़े बड़े कंपनीज से टाई अप हो चुका हूँ, मैं वहाँ से आप लोगों को ऑक्सीजन दिलाऊँगा। तेलंगाना वेलफेयर, गोल्डन तेलंगाना वेलफेयर एसोसिएशन एक ट्रस्ट है जो कि गल्फ़ का ट्रस्ट है। हाँ हाँ, यहाँ पर उसके प्रेसिडेंट है ताहिर बिन जाफ़र है, और अलग अलग कंट्रीज़ के, सऊदी के प्रेसिडेंट अलग है, दुबई के मौज़म भाई है, कुवैत के सोहेल सुबान साहब है। ये लोग मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट है। ये लोग पिछले 8-9 साल से सर्विस दे लेते हुए आ रहे हैं। जो कि लोग इंतकाल कर चुके हैं, यहाँ के इंडियंस हैं, वहाँ पर गए, इंतकाल हो गया, उनका बॉडी लाने का अगर प्रॉब्लम हो गया, जो लोग फंस गए हैं उन लोगों को एम्बेसी से छुड़ाते हैं, या उनका इंतकाल हो गया अगर उनको यहाँ पर लाना है तो उनकी बॉडी को यहाँ पर लाते हैं, या वहीं पर तदफीन करना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट में वहीं पर तदफीन करते हैं। ये हम लोगों का रजिस्टर्ड ट्रस्ट है। आप बता रहे थे कि कोई एक रजिस्टर्ड सोसाइटी चाहिए। अगर आपको एक रजिस्टर्ड सोसाइटी चाहिए, अगर आप लोग काम करने के लिए तैयार है, तो हम ये ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन पेपर्स आपके सामने हम रखेंगे। आप लोग बस आगे बढ़िए। डॉक्टर्स की टीम भी काम करने के लिए तैयार है, जगह भी है, मुख्तलिफ लोगों का इरादा भी है करने के लिए। और ऑक्सीजन के लिए मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ कि हर वक्त, या रात हो या दिन हो, किसी भी वक्त हो, ऑक्सीजन स्पेयर में जितने बेड्स है उतने सिलेंडर्स आपको स्पेयर में मैं वहाँ पर फ़राख्त करूँ। मोहतरम नाज़रीन, कुछ बात वजाहत के साथ सामने आ चुकी है। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, मैं नाम ले लूँगा यहाँ पर, कोविड सेंटर डालने के लिए गुज़श्ता 15 दिन से मुसलसिल जो है सो जदोजहद कर रहे थे। लेकिन जो है सो मैं जैसा कि खुले अल्फाज में कहा, बगैर किसी झिझक के कहा कि खौफ व खदशात का शिकार थे, बेशक थे। झिझक यही थी कि अगर हमारे सेंटर पे कोई मर गया तो क्या होगा। मौत व हयात अल्लाह के इख्तियार में है। अगर हम जो सो अगर ये सोचें कि सड़क पे निकलें, हादसा होगा, हम मर जाएंगे, तो सड़क पे नहीं निकल सकते। इसी तरह जो सो अंदेशों का शिकार होकर कोई काम नहीं किया जा सकता। ये अंदेशों को बाजू रखना है। हमको जो सो सिर्फ इंसानियत की खिदमत के जज्बे के तहत आगे आना है। जैसा कि बताया कि जो सो आगे चल के ऑक्सीजन की
किल्लत का मसला हो सकता है, ये भी एक अंदेशा था। लेकिन अजवत खान ने बताया कि ऑक्सीजन की चाहे कितनी भी किल्लत हो और कितना भी जो सो ब्लैक में ले जाने दो, ऑक्सीजन की फराहमी की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। और उन्होंने दूसरा एक ऑफर दिया, गोल्डन जो सो वेलफेयर एसोसिएशन जो है हमारे गल्फ की जो सो बहुत मारूफ तंजीम है, उनका भी जो सो ताउन लेने के लिए और उनकी भी जो सो यहाँ तक है उनके सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन पेश करने के लिए भी उन्होंने पेशकश की है। अब ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि कौन सी तंजीम आगे बढ़ती है, कौन इस जज्बे के साथ, जज्बे इंसानियत की खिदमत के साथ आगे बढ़ता है। मैंने जैसा कि कहा, हुकूकुल इबाद जवाबदेही आपको करनी है, बेशक करनी है इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला बराबर सवाल करेगा। अगर आप लोग इस वक्त खामोश रहते हैं या आपकी खामोशी मुजरिमाना है, इसका जवाब आपको अल्लाह को देना है। तो ये हमारी अजवत खान साहब के साथ कुछ मुख्तसर सी गुफ्तगू थी। मैं अपनी बात ख़त्म करने से पहले ये नौजवानों को, अजवत खान को और इनके तमाम दोस्त अहबाब को और इनके साथियों को जिन्होंने इस कोविड की जो सो ख़तरनाक वबा के दौरान मेहनत की, खिदमत की, मैं इनके जो सो जज्बा खिदमत को सलाम करता हूँ। आप तमाम से रुख़्सत चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।